अमेरिका के मोंटाना के पास मौजूद येलोस्टोन नेशनल पार्क में भयंकर ब्लास्ट हुआ है। दरअसल अंडरग्राउंड हाइड्रोथर्मल विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। विस्फोट का एक डराने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में जैसे ही ये विस्फोट हुआ वैसे ही वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। विस्फोट के बाद मलबा कई फीट ऊंचाई तक उड़ता नजर आया, जिससे धुएं का बवंडर उठने लगा और दूर तक फैल गया। मलबा पर्यटकों तक भी पहुंचा। ये विस्फोट नेशनल पार्क के बिस्किट बेसिन इलाके में हुआ। वीडियो में कई टूरिस्ट अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए। साथ ही लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी जा सकती हैं। भीषण विस्फोट की पूरी घटना वहां घूमने पहुंचे पर्यटकों के कैमरे में रिकॉर्ड कर ली गई। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि विस्फोट से किसी को चोट नहीं आई। हालांकि धमाके के बाद बिस्किट बेसिन पार्किंग एरिया और बोर्डवॉक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। अमेरिका के टेक्सास में एक फैक्ट्री में आग लग गई, जो देखते ही देखते भयंकर हो गई। इससे इलाके में धुआं ही धुआं फैल गया। दरअसल टेक्सास में एक कंटेनर फैक्ट्री में आग लग गई, जो इतनी भीषण हो गई कि पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊंची उठती दिखाई दी, जिसे कई किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। आग कितनी भीषण होगी इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। आग की वजह से फैक्ट्री में घना काला धुआं निकलता दिखा, जिसने आसपास के इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। तस्वीरों में ऊंचाई तक धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। हालात ये हो गए कि दिन में ही अंधेरा छा गया और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दिया, जिसे देखकर इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर फाइटर्स पहुंचे, जिसके बाद कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विस्फोट की वजह से पूरे इलाके में जहरीली हवा फैल गई, जो यहां रहने वाले लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने आसपास के घरों को खाली करा दिया। मॉनसून में बाढ़ और बारिश कहर बनकर टूट रही है, तो वहीं पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की भी भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड की तस्वीरें उत्तराखंड के मुनस्यारी से सामने आई है, जहां देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा गिरते हुए रास्ते पर आ गया। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ का हिस्सा धीरे धीरे गिरना शुरू होता है और गिरते वक्त उसके साथ दो बड़े पेड़ भी जद में आ जाते हैं। पहाड़ का हिस्सा गिरते हुए सड़क पर आता है और फिर मलबा और पेड़ गिरते हुए खाई में बह रही नदी में जा गिरते हैं। जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त इन तस्वीरों को कैद कर रहे लोगों के बीच भी चीख पुकार मच गई। जहाँ पे मेरी अंगली है, इतने से इस पूरे गैप में पत्थर आ रहे बड़े बड़े। ये देखिए वो आ गया भाई। अरे भाई ये देखिए। लैंडस्लाइड के बाद मुनस्यारी रोड कई घंटों तक बाधित रहा, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल प्रशासन ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आवाजाही के लिए रास्ता तो खोल दिया है, लेकिन भारी वाहनों को इस रास्ते से गुजरने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, क्योंकि अभी भी यहाँ लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार है। अरे भाई सिर्फ 2000 रुपए का जुर्माना नहीं भर पा रहे हैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत, और उन्होंने अब कोर्ट से और मोहलत देने की मांग की है। मानहानि के एक मामले में कोर्ट ने उन्हें 2000 रुपए भरने का आदेश दिया था, लेकिन वो भर नहीं पाए, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट से 2 दिन का और समय मांगा ताकि जुर्माने की राशि भर सके। दोनों नेताओं की ओर से बताया गया कि उन्हें 14 जून को आदेश मिला और अदालत का कैश काउंटर जहां पैसे जमा किए जाते हैं अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन औपचारिकताएं पूरी नहीं हो सकी और 10 दिन का समय भी बीत गया। 13 जून को ऑर्डर होने के बाद 1 हफ्ते का 10 दिन का टाइम दिया और 10 के 10 दिन में इन्होंने कॉज 2000 रुपया नहीं भरी। मात्र 2000 रुपए कोर्ट में भरने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगने पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं पर जमकर हमला बोला। संविधान के तहत जो न्यायपालिका है, क्या उसका इस प्रकार से अवमान करोगे? इनको केवल मात्र 2000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने इसका बचाव किया। हम भरने गए थे, लेकिन चूंकि एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उस दिन खिड़की दरवाजे बंद हो गए थे, समय बीत गया था, हम बाद में भर देंगे। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे और राउत की ओर से केवल देरी करने की रणनीति अपनाई जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुसलमानों को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि वो घर से निकलें और भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, जिसका मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने ओम प्रकाश राजभर के बयान का विरोध करते हुए कहा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा पर पाबंदी है और इस्लाम ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। इसी मुद्दे पर जी न्यूज पर चर्चा के लिए ओम प्रकाश राजभर को भी बुलाया गया, लेकिन चर्चा के दौरान ही एक मौलाना के सवालों से बचते हुए ओम प्रकाश राजभर बहस बीच में ही छोड़कर चले गए। राजभर का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने मुस्लिमों से भोलेनाथ को जल चढ़ाने की अपील की थी। उनसे भी कहूँगा वो भी निकले जाके भोलेनाथ जी को चढ़ाना। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, सब एक ही हैं। ओम प्रकाश राजभर इन दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद से अपनी बढ़ती नजदीकियों को लेकर भी चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी और पार्टी के तमाम नेता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास हाजिरी लगा रहे हैं। हाल ही में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष भी केशव मौर्य से मुलाकात करने पहुंचे थे। और अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें शेयर करते हुए इसे सिर्फ शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि संजय निषाद से मुलाकात हुई और कई विषयों पर चर्चा हुई। इससे पहले लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। केशव प्रसाद मौर्य लगातार पार्टी के सहयोगी दलों, मंत्री और नेताओं से मिल रहे हैं। हालांकि इन मुलाकातों को महज औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन इन मुलाकातों के दौर ने नई बहस छेड़ दी है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य गठबंधन के नेताओं से क्यों मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेपरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों से अब जवाब तलब किया है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग आपदाओं में हुई जनहानि और फसलों के नुकसान का मुआवजा देने में लापरवाही पर ये कदम उठाया, जिसमें कई अधिकारियों से जवाब तलब किया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सीएम सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं बाढ़ से जुड़े कार्यों में लापरवाही पर कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 5 जिलों के जिलाधिकारियों को नोटिस दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में 12 से ज्यादा पीसीएस अधिकारियों का तबादला भी किया है। आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा देने में लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की गई है। दरअसल सीएम योगी ने आपदा से हुई जनहानि का मुआवजा 24 घंटे में देने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब विधानसभा में अधिक से अधिक सीटें जीतना पार्टी के लिए एक चुनौती बन गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हार का कारण जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में बरेली मंडल के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और हार की वजहों पर चर्चा की। सीएम योगी ने एक साथ 20 से अधिक विधायकों के साथ बैठक की। सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत भी की। बरेली मंडल के ये विधायक सीएम आवास पहुंचे थे। कई विधायकों के हाथ में जन समस्याओं का पर्चा था। सीएम योगी ने सभी की शिकायत सुनी और इसके बाद एक फोटो शूट का भी आयोजन हुआ। दरअसल बीते कुछ महीनों में खास तौर से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अफसरशाही को लेकर के बीजेपी नेताओं की नाराजगी सतह पर आ गई थी। 17 जुलाई को दिल्ली में केशव मौर्य और जेपी नड्डा की 1 घंटे तक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अफसरशाही को भी यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह बताई गई। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर अलर्ट हो गए हैं। जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं और लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन के बाद अब पार्टी राज्य में अपना जनाधार और मजबूत करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए उसने 5 पॉइंट फॉर्मूला तैयार किया है। कांग्रेस चाहती है कि 2024 में पार्टी की परफॉर्मेंस बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो साल 2027 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहे और इसके लिए उसने नई रणनीति तैयार करते हुए अपने 5 प्रमुख विभागों को फिर से सक्रिय करने की योजना बनाई है। कांग्रेस का विचार विभाग पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। वहीं मानव अधिकार विभाग को भी फिर से सक्रिय किया जाएगा, जो मानव अधिकार से जुड़े मुद्दों पर काम करेगा। कांग्रेस का विधि विभाग जो उत्पीड़न, शोषण से जुड़े मुद्दों पर काम करेगा और कानूनी मदद देगा। वहीं किसान कांग्रेस विभाग किसानों और खेती बाड़ी से जुड़े मुद्दे उठाएगा और प्रोफेशनल कांग्रेस विभाग युवाओं और रोजगार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा। इन मुद्दों को धार देकर कांग्रेस अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में करती हुई नजर आएगी। कांग्रेस इन 5 संगठनों में ज्यादा से ज्यादा युवाओं, प्रोफेशनल और बुद्धिजीवी वर्ग को जोड़ने की कोशिश में है और इसके लिए वो कॉलेजों में जाएगी। ये संगठन सड़क पर भी उतरेंगे और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी यूपी में आरक्षण, महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगी।
लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब और अपने अच्छे प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही जोश हाई है और अब दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को फिर से मात देने की तैयारियों में लगी हैं। और 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतने की रणनीति तैयार कर रही है, जिसकी एक झलक आगामी यूपी विधानमंडल के सत्र के दौरान देखने को मिल सकती है। 29 जुलाई को विधानमंडल दल का सत्र शुरू हो रहा है यूपी में और इसको लेकर दोनों ही दल एक साथ सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर दोनों ही दल प्रदर्शन करेंगे। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2027 में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव भी एक साथ लड़ सकती है। इंडिया गठबंधन पर जो जनता ने मोहर लगाई हम उसे बनाकर रखेंगे और बहुत ही सकारात्मक तरीके से उपचुनाव में लड़ेंगे। जनता अपना आशीर्वाद देगी, 10 की 10 सीटों पर भाजपा को धूल चटाएंगे और 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। तो कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। कांग्रेस का मंशा है कि किसी तरह से हिंदुओं को जातियों में बांट दीजिए और अपना काम बना लीजिए। बजट को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला करने से नहीं चूके। उन्होंने बजट के बहाने योगी सरकार पर तंज कसा और आरोप लगाया कि इस बजट से उत्तर प्रदेश गायब है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट में साफ झलक रहा है कि दिल्ली वाले लखनऊ वालों से नाराज हैं। दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया, उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि यूपी वालों को डबल इंजन की सरकार की ओर से बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन यूपी को इस बजट में क्या मिला? दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के बढ़िया प्रदर्शन के बाद से ही अखिलेश यादव योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। कल पेश हुए बजट को लेकर विपक्ष के सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संसद भवन परिसर में विपक्ष के तमाम सांसदों ने केंद्र के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई सांसद शामिल हुए। इस दौरान सांसदों के हाथों में तख्तियां नजर आईं, जिन पर बजट में भेदभाव करने का आरोप लगाया गया था। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बजट में कई राज्यों के साथ अन्याय किया गया। ये सब एक डिसेप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट में सिर्फ उन्हीं राज्यों पर ध्यान दिया गया जहां बीजेपी अलायंस की सरकारें हैं। किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। बजट को लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। ये प्रोटेस्ट इसके लिए है जिस तरीके से बजट में भेदभाव हुआ है, जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उनको टोटली इग्नोर किया गया है। संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के तमाम सांसदों ने इस बजट को जन विरोधी बताया। बजट को लेकर संसद के बाहर ही नहीं बल्कि संसद के अंदर भी जमकर हंगामा हुआ। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया, वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होते ही संसद के दोनों सदनों में हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा में बजट पर बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बजट में सिर्फ 2 राज्यों पर ही फोकस किया गया। कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकौड़ा और ये अपना डिलीवरी। कुछ देर बाद विपक्ष के सांसदों ने हंगामा करते हुए राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। कुछ ऐसे ही हालात लोकसभा में दिखे, जहां बजट को लेकर विपक्षी सांसद हंगामा और नारेबाजी करते रहे। नारेबाजी से स्पीकर कई बार नाराज भी हुए और उन्हें शांत रहने को कहा, लेकिन विपक्ष के सांसद नहीं माने और नारेबाजी करते रहे। पश्चिम बंगाल की नादिया में करीब 125 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा तैयार की जा रही है। नादिया का अभियान संघ 125 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इससे पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा समितियों के साथ बैठक की और इस बैठक में इतनी ऊंची प्रतिमा बनाए जाने पर चिंता जताई।
কারণ আমি দেখেছি কাগজে একটা সংবাদে কেউ নাকি 112 ফুটের একটা দুর্গাপুজো করছে। কেন ইমাজিন এতে আপনার স্ট্যাম্পিড হয়ে যাবে, একবারও ভেবেছেন? লাইটিংয়ের খেলা করলাম, লেজারের খেলা করলাম, अरे प्लेनेर एक्सीडेंट हो जेते पारे। ममता बनर्जी के बयानों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। वो तो दुर्गा पूजा लेकर ऐसे जनता के सामने आते हैं जैसे वो नहीं रहने से दुर्गा पूजा ही नहीं होती। इसकी जानकारी मिलते ही जी न्यूज की टीम इस इलाके में पहुंची और वहां का जायजा लिया। करीब 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। सबसे बड़ी दुर्गा प्रतिमा बनाने का काम दिन रात चल रहा है। बताया गया कि मूर्ति को आकार देने के लिए 20 कारीगर दिन रात एक किए हुए हैं। फिलहाल मिट्टी, पुआल और बांस से मूर्ति बनाई जा रही है, लेकिन बाद में इसे फाइबर कास्टिंग के जरिए पूरा किया जाएगा और इससे कोई हादसा होने का भी अंदेशा नहीं रहेगा। इस पंडाल में दुर्गा के अलावा लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणेश की मूर्तियां भी करीब 40 फीट ऊंची होंगी। अगली खबर का रुख करेंगे। महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा में आ गए हैं। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे में उन्होंने महिलाओं पर टिप्पणी की। बिहार विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान विपक्ष के नेता हंगामा करते हुए वेल में आ गए, जिस पर उन्होंने महिलाओं को लेकर क्या कहा, आप भी सुनिए। इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे चुपचाप सुनो। नीतीश कुमार के बयान पर महिला विधायकों ने ऐतराज जताया और उन्हें महिला विरोधी बता दिया। नहीं मिलता है, महिलाओं को कहीं नहीं सम्मान मिलता है। पद मिला लेकिन सम्मान नहीं मिला। सारे महिला को कहे कि आप लोग को कुछ नहीं आता है, अब वही ना जाने हम लोग को आता है कि नहीं है। जनता चुन के भेजी है, महिला विरोधी है, महिला को देख के इसी तरह बोलते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसान नेताओं से मुलाकात की। किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संसद में राहुल गांधी के दफ्तर पहुंचा और लोकसभा प्रतिपक्ष नेता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एमएसपी के लिए सरकार पर दबाव डालने का किसानों से वादा किया। जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को। तो वहीं किसान नेताओं ने बताया कि कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे संसद में जोर शोर से उठाने का आश्वासन दिया है। जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जब किसान नेता संसद में राहुल गांधी से मिलने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया, जिस पर राहुल गांधी भड़क गए थे। विवादों में घिरी महाराष्ट्र काडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूजा खेड़कर से जुड़े विवाद हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इस बीच ये जानकारी सामने आई है कि पूजा खेड़कर उत्तराखंड स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी नहीं पहुंची। पूजा खेड़कर को 23 जुलाई तक एकेडमी में रिपोर्ट करना था। सूत्रों से खबर है कि वो एकेडमी नहीं पहुंची और आधिकारिक सूचना दी। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक पूजा ने ओबीसी कोटे का लाभ उठाने के लिए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट दिया था, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता के तलाक का जिक्र किया था। लेकिन उनका ये तलाक सिर्फ कागजी ही था, क्योंकि पति पत्नी पुणे की एक सोसाइटी में साथ रह रहे थे। इतना ही नहीं, चुनावी हलफनामे में दिलीप खेटकर ने मनोरमा को पत्नी बताया। दरअसल दिलीप खेटकर ने अहमदनगर दक्षिण से लोकसभा चुनाव लड़ते समय जो हलफनामा दिया था, उसमें उन्होंने मनोरमा खेटकर को अपनी पत्नी बताया और उनके नाम पर संपत्तियों का ब्यौरा भी दिया। महाराष्ट्र के ठाणे की एक महिला की इंस्टाग्राम पर एक पाकिस्तानी से दोस्ती हुई। उसने नाम बदलकर फर्जी कागजात बनाए और फिर पासपोर्ट और वीजा हासिल कर अपने दोस्त से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई। और करीब 1.5 महीने तक पाकिस्तान में युवक के साथ रहने के बाद जब वापस लौटी तो जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गई। पुलिस के मुताबिक इस फर्जीवाड़े में एक और शख्स शामिल था, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक नगमा नूर अली उर्फ सनम खान ने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पासपोर्ट बनवाया। फिर एम्बेसी से वीजा भी हासिल कर पाकिस्तान चली गई। नूर उर्फ सनम ने ये फर्जीवाड़ा मई 2023 से 2024 के बीच किया। जब इंटेलिजेंस को इस फर्जीवाड़े का पता चला तब पुलिस ने पड़ताल शुरू की। इस सिलसिले में ठाणे पुलिस ने केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। इसके बारे में ऑफेंस रजिस्टर हुआ है पुलिस स्टेशन में, उसका आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है। हालांकि नूर की मां फर्जीवाड़े के आरोपों से इनकार कर रही हैं। पासपोर्ट अलीगल नहीं है, जो आप बोल रहे हो अलीगल है, अलीगल नहीं है। सब डॉक्यूमेंट्स रियल है, लीगल है।
कोई अलीगल कोई भी पेपर नहीं है उसका। ठाणे पुलिस आरोपी सनम खान और पाकिस्तानी युवक के रिश्तों के बारे में जांच कर रही है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बशीर एबटाबाद में जो है वहाँ का रहने वाला है। ये वही एबटाबाद है जहाँ पर कई साल पहले जो है ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने न्यूट्रलाइज किया था। वहीं पर ओसामा बिन लादेन ने अपना ठिकाना बनाया था। उत्तराखंड के रुड़की में कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की। आरोप यह है कि वहां ई रिक्शा से एक कांवड़िए की टक्कर हो गई और उसके बाद इन कांवड़ियों ने वहां तांडव मचा दिया। ई रिक्शा में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बताया गया कि कांवड़ियों ने पहले ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की और फिर ई रिक्शा पर लाठी डंडे बरसाना शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कांवड़ियों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते रहे। हंगामे की जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कांवड़िए नहीं माने और तोड़फोड़ करते रहे। बताया गया कि हंगामे के दौरान ई रिक्शा की बैटरी भी लूट ली गई। वहीं इस घटना में घायल ई रिक्शा चालक और कांवड़िए को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मामूली सी बात पर कांवड़ियों ने आज जमकर हंगामा किया। आरोप यह है कि सड़क किनारे रखी एक कांवड़ में बाइक सवार ने टक्कर मार दी और उसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। बीच सड़क पर कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। हंगामा देख वहां से गुजर रहे कांवड़ियों की भीड़ जुट गई और उन्होंने टक्कर मारने वाली बाइक में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बीच सड़क पर हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन कांवड़ियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बाइक में तोड़फोड़ करने के बाद एक कांवड़िए ने उस बाइक को सड़क पर कई बार पलटा और ये सब पुलिस वालों के सामने होता रहा। कुछ देर बाद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे और किसी तरह समझा बुझाकर हंगामा कर रहे कांवड़ियों को शांत कराया। इस दौरान कई कांवड़ियों को चोटें भी आईं। काफी कोशिश के बाद कांवड़िया शांत हुए और वहां से आगे बढ़ गए। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकवादी हमलों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद हैं और इसी कड़ी में कुपवाड़ा में एक बड़ी आतंकी साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया गया, जिसमें एक आतंकवादी मार गिराया गया और वहीं एक जवान शहीद हुआ। सेना के मुताबिक कोबुत में 2 से 3 आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। देर रात को दोनों ओर से गोलीबारी तेज हुई, जिसमें एक जवान शहीद हो गए, जबकि जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। बाकी आतंकियों को ढूंढने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कल जब लांस नायक सुभाष चंद्र लाइन ऑफ ड्यूटी पर थे व्हाइट एलओसी में कृष्णा घाटी पुंछ में, वहीं पर जो है 3 आतंकियों ने हमला करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की थी और उसी दौरान 3 आतंकियों को यहाँ पर रोका गया, उन्हें इंजर्ड किया गया और उसी दौरान क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें कि लांस नायक सुभाष चंद्र जो हैं वो यहाँ पर शहीद हुए। इधर शहीद लांस नायक सुभाष चंद्र को सेना ने पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। इधर आतंकवादियों की नई साजिश का खुलासा हुआ और पंजाब के पठानकोट में फंगटोली नाम के एक गांव में 7 संदिग्ध लोग एक साथ देखे गए। सूचना मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस और सेना के जवान गांव में तलाशी अभियान चला रहे हैं। साथ ही पुलिस ने संदिग्धों का एक स्केच भी जारी किया है और लोगों से पहचान करने की अपील की। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ पर पंजाब पुलिस के साथ आर्मी की कई टुकड़ियां इस जंगल को खंगाल रही हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकवादी समूहों के खिलाफ युद्ध का दूसरा चरण अब शुरू हो गया है। नार्को टेरर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक बड़ी कार्रवाई की आदेश दिए और राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, जिसमें पुलिस कांस्टेबल मुश्ताक अहमद पीर कुपवाड़ा हंदवाड़ा और उसके आसपास ड्रग्स सिंडिकेट को मजबूत करने के लिए पुलिस की वर्दी के गलत इस्तेमाल का आरोप है, जबकि कांस्टेबल इम्तियाज अहमद लोन पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए काम करने का आरोप है। वहीं पेशे से टीचर बाजील अहमद मीर पर ड्रग्स तस्करी और आतंकियों से सांठगांठ का आरोप है, जबकि मोहम्मद जैद शाह जो ग्रामीण विकास विभाग में काम तस्करी और आतंकी संगठनों से संपर्क का आरोप है। चारों सरकारी कर्मचारियों पर आतंकी संगठनों के लिए काम करने का आरोप है, जिनके खिलाफ खुफिया एजेंसियों ने पुख्ता सबूत जुटाए, जिसके आधार पर कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भड़काऊ बयानबाजी करने वाले लोगों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए अब मामला दर्ज कर लिया है। जी न्यूज की टीम भी कानपुर के उस इलाके में पहुंची जहां भड़काऊ नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ था।
और वो जगह थी कानपुर का रावतपुर इलाका, जहां मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों ने भड़काऊ नारेबाजी करते हुए सर तन से जुदा के नारे लगाए थे। और आप देख सकते हैं कि ये वही मंदिर है जहां का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। जब मुहर्रम का जुलूस यहां से गुजरा तब तमाम लोग जो है इस तरह के नारे लगाते हुए नजर आए। कानपुर के रावतपुर इलाके में हुई इस भड़काऊ नारेबाजी के बाद जी मीडिया की टीम मामले के उस मुख्य आरोपी के घर पहुंची, जिसके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की। इस दौरान मुख्य आरोपी की मां अपने बेटे का बचाव करती नजर आई। गलत है, मेरा लड़का यहाँ था भी नहीं उस टाइम जब जुलूस आया है। उसकी कहीं पे फोटो या कहीं पे आवाज आप दिखाइए तो हम उस चीज को माने, यहाँ तक कि कैमरे तक में नहीं आया है। भड़काऊ नारेबाजी के दौरान जुलूस में शामिल चश्मदीद ने बताया कि भड़काऊ नारे यहाँ के लोगों ने नहीं बल्कि बाहर के लोगों ने लगाए थे। यहाँ पे कोई नारे लगे नहीं है, आगे अगर किसी लड़के ने लगा भी दिया हो तो उसके जिम्मेदार टीटू हम लोग थोड़ी ना होंगे। जी मीडिया की टीम ने इलाके के वो CCTV फुटेज भी तलाशने की कोशिश की जिसमें भड़काऊ नारेबाजी का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन उन सभी CCTV फुटेज को पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी थी। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है और इस सिलसिले में यूपी के मुरादाबाद से भदौरा गांव में ये बड़ी कार्रवाई की गई, जहां नगर निगम की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। बुलडोजर एक्शन का लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने लोगों को रोक दिया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े फायरिंग से आज हड़कंप मच गया। यहां बदमाशों ने AMU के 2 भाइयों को गोली मार दी, जिसके बाद AMU कैंपस में अफरा तफरी दिखी। हमलावरों ने जिन 2 भाइयों को गोली मारी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही कर्मचारी थे। बताया जा रहा है कि दोनों भाई हर रोज की तरह अपने घर से AMU कैंपस आ रहे थे और जैसे ही वो कैंपस परिसर में पहुंचे, हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। हमलावरों की गोली एक भाई के सिर में और दूसरे भाई के हाथ और पेट में लगी, जिसके बाद दोनों भाई घायल हो गए। सुबह ऑफिस जा रहे थे, रोजाना दोनों भाई जाते हैं साथ में, आज भी जा रहे थे तो वहीं मोड़ पर जो है गोली मारी है। देवर को मारी है, छोटे वाले भाई को सर में, इनके पेट में और हाथ में लगी है गोली। AMU के दोनों कर्मचारियों को गोली मारने के बाद हमलावर भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी AMU के सुरक्षा कर्मियों ने दोनों हमलावरों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। गोलीबारी में घायल AMU के दोनों कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हमले के पीछे तालिब गैंग का हाथ बताया जा रहा है। पीड़ित और हमलावर एक ही गाँव के हैं और फायरिंग की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। सुसंगत धाराओं में थाना सिविल लाइन में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटना का मुख्य उद्देश्य अभी इंटरोगेशन में जो सामने आया है वह आपसी रंजिश एवं पूर्व में चल रहे आपस में मुकदमे होना पाया जा रहा है। पुलिस ने पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली है और पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी GM सरसों की कमर्शियल बिक्री को लेकर पेच फंस गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसला सुना दिया है। न्यायमूर्ति VB नागरत्ना ने जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEC के GM सरसों को दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया, जबकि न्यायमूर्ति संजय करोल ने फसल को कमर्शियल रूप से बेचने की अनुमति देने के पैनल के फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने GM फसलों को पर्यावरण में छोड़े जाने के मुद्दे पर कहा कि 18 और 25 अक्टूबर 2022 को दिए गए GEC के फैसले ठीक नहीं थे, क्योंकि बैठक में स्वास्थ्य विभाग का कोई सदस्य नहीं था, साथ ही 8 सदस्य भी मौजूद नहीं थे। दूसरी ओर न्यायमूर्ति करोल ने कहा कि GEC के फैसले किसी भी तरह से मनमाने और गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि GM सरसों फसल को सख्त सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए पर्यावरण में छोड़ा जाना चाहिए। साथ ही पीठ ने सलाह दी कि पर्यावरण मंत्रालय GM फसलों पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने से पहले सभी हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श करे और इस प्रक्रिया को 4 महीने में पूरा करे। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता अरुणा रॉड्रिग्स और गैर सरकारी संगठन जीन कैंपेन की अलग अलग याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस में कमला हैरिस सबसे आगे हैं, लेकिन भारतीय मूल की कमला हैरिस को लेकर भारत में भी उत्साह है और कमला हैरिस का अमेरिकी के साथ ही भारत के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। उनकी दीवानगी का ये आलम है कि कमला हैरिस के लिए तमिलनाडु के थुलसेंड्रापुरम गांव में उनके पोस्टर लगाए गए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारत की मूल निवासी हैं, जिनका पैतृक गांव तमिलनाडु के थुलसेंड्रापुरम में है। कमला की उम्मीदवारी के लिए नाम प्रस्तावित करने के बाद से तिरुवरूर जिले के गांव में उनके कई पोस्टर लगाए गए हैं। खराब सेहत की वजह से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन किया। हालांकि अभी उनके नाम का औपचारिक ऐलान बाकी है।
कमला हैरिस की मां भारतीय मूल की थी, जबकि उनके पिता जमैका के थे। कमला के नाना राजनीति के क्षेत्र से जुड़े थे और वो तमिलनाडु के थुलसेंड्रापुरम गांव के निवासी हैं। अमेरिका में साल 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनावों के समय भी तिरुवरूर जिले के गांव में कई हिस्सों में स्थानीय लोगों ने कमला हैरिस की सफलता की कामना करते हुए पोस्टर लगाए थे। पाकिस्तान हमेशा से अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने की बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात बेहद खराब हैं और वो कंगाली की कगार पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज हालत ये है कि पाकिस्तान की जीडीपी भारत के 10वें हिस्से से भी कम रह गई है। वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी जहां 3,397 अरब डॉलर रही, वहीं पाकिस्तान की जीडीपी महज 338 अरब डॉलर पर सिमट गई। इतना ही नहीं, अकेले महाराष्ट्र की जीडीपी ही पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। जीडीपी महाराष्ट्र की जीडीपी 439 अरब डॉलर है, जो पाकिस्तान की जीडीपी से 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। भारत में जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और यूपी का नंबर आता है। तमिलनाडु की जीडीपी 23.6 लाख करोड़ रुपए है, तो वहीं यूपी की जीडीपी 22.6 लाख करोड़ रुपए। भारत में सबसे कम जीडीपी वाला राज्य मिजोरम है और इसकी जीडीपी 0.3 लाख करोड़ रुपए है। भारत में प्रति व्यक्ति आय भी कई देशों के बराबर है। दिल्ली, गोवा और सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय दक्षिण अफ्रीका के बराबर है। नेपाल के काठमांडू में आज एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर एक विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे के वक्त की कई तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें विमान कुछ देर हवा में उड़ान भरता नजर आया और उसके बाद तेजी से जमीन पर गिरता दिखा। जमीन पर गिरने के बाद विमान में भीषण आग लग गई। साथ ही आसमान में काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। प्लेन क्रैश का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विमान तेजी से गिरता दिखा और जैसे ही जमीन से टकराया उसमें भयंकर आग लग गई। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना दर्दनाक होगा। इस विमान में 19 लोग सवार थे, जिसमें से 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायल पायलट को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जिसका इलाज जारी है। हादसे के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक क्रैश के बाद विमान में आग लग गई थी, जिसे तुरंत बुझा दिया गया। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में धुएं का गुबार उठता दिखा। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे उड़ान भरी और इसके कुछ ही देर के अंदर विमान क्रैश हो गया। दरअसल टेक ऑफ के दौरान विमान रनवे से फिसल गया, जिसकी वजह से ये भयानक दुर्घटना हुई। ये विमान सौर्य एयरलाइंस का बताया गया। ये विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था, जिसमें सिर्फ एयरलाइन का तकनीकी स्टाफ सवार था। इसमें कोई यात्री नहीं था, जो उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही क्रैश हो गया। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक विमान हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। जिसके बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम ने घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई। यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स ने ये इन्फॉर्म किया है कि ये फ़्लाइट एक टेस्टिंग में चल रहा था, इसका मतलब ये है कि वो फ़्लाइट में ऑलरेडी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इसको पोखरा लेके जाया जा रहा था उसका रिपेयर करने के लिए। एंड सारे टेक्नीशियंस इंजीनियर्स को वहाँ पे लेके जाया जा रहा था ये वाली फ़्लाइट को रिपेयर करने के लिए। बट एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये फ़्लाइट में ऑलरेडी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था तो इसको वहाँ पोखरा लेके क्यों जाया जा रहा था। यहाँ काठमांडू में काफ़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको रिपेयर करने के लिए, लेकिन अभी तक सौर्य एयरलाइंस का इसमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। आपको बता दें, विमान रनवे के दक्षिणी छोर से उड़ान भर रहा था और अचानक पलट गया, जिससे पंखा सीधा जमीन से टकरा गया, जिसकी वजह से विमान में तुरंत आग लग गई। आपको बता दें, इससे पहले भी नेपाल में कई विमान हादसे हुए हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारतीय नौसेना ने समुद्री यात्रा के दौरान अचानक बीमार पड़े चाइनीज नौसैनिक का इमरजेंसी रेस्क्यू कर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। मुंबई के पास समुद्र में पहुंचे मालवाहक जहाज पर मौजूद चाइनीज नौसैनिक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसके बाद नौसेना के रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद नौसेना ने हेलीकॉप्टर भेजकर जहाज पर मौजूद 51 साल के चाइनीज नाविक को वहां से निकाला और फिर अस्पताल में भर्ती कर उसका उपचार कराया जा रहा है। किर्गिस्तान में बारिश से बाढ़ आ गई है और इसके बाद वहां हालात बद से बदतर हो गए हैं। कई इलाकों में तो सड़कों पर सैलाब बहता हुआ दिख रहा है।
किर्गिस्तान में जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर पानी का कब्जा नजर आया। जगह जगह बाढ़ आ गई। रास्ते पर भयंकर सैलाब बहता दिखा, जिससे वहां रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बन गया। तेज बहाव में एक घर क्षतिग्रस्त हो गया। घर का थोड़ा हिस्सा टूटकर पानी में गिर गया, जो सैलाब में कब बह गया पता ही नहीं चला। इसके अलावा कई घरों को भी नुकसान पहुंचा, जिनका मलबा भी तेज बहाव में बहता नजर आया। इसके अलावा कई पेड़ भी उखड़कर सैलाब में बहते दिखाई दिए। जगह जगह पर कुदरत की तबाही का मंजर दिखा। पानी का बहाव इतना तेज था कि मिट्टी का मलबा भी साथ साथ बह गया। इससे कई घर भी बाढ़ की चपेट में आ गए। कई लोगों के सामान भी इस सैलाब की चपेट में आ गए और ऐसे ही हालात किर्गिस्तान के ज्यादातर इलाकों में बने हुए हैं। आपको बता दें, पिछले 1 महीने से किर्गिस्तान में इसी तरह के हालात बने हुए हैं। जोरदार बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। कई जिले भारी बारिश से बेहाल हैं, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात में बाढ़ और बारिश से कई जिलों में हाहाकार मच गया। जोरदार बारिश से कई जिलों में हालात बेहद खराब हो गए। तस्वीरें सूरत शहर की हैं। तेज बारिश के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। भारी बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। जगह जगह लोग बारिश के पानी से जूझते दिखाई दिए। यहाँ 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सूरत के लिम्बायत मीठी खाड़ी में बाढ़ में 30 लोग फंस गए, जिन्हें निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। इस इलाके में 1000 से ज्यादा घरों में पानी का कब्जा है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ। वहीं भरूच में भारी बारिश से सड़कें पूरी तरह जलमग्न दिखी। हर ओर पानी का पहरा दिखा। यहाँ सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। बारिश का पानी दुकानों और मकानों में घुस गया। नवसारी की इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर हर तरफ सैलाब का कब्जा है। तेज बारिश से हर ओर सिर्फ कुदरत का कहर दिखाई देगा। जबकि द्वारका में भीषण बारिश से 3 मंजिला इमारत ढह गई। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान चलाया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। घर के मलबे को हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। मध्य प्रदेश में बारिश से हालात बद से बदतर होते नजर आए। जगह जगह भारी बारिश से तबाही का मंजर दिखाई दिया, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई। आसमान से बरसती आफत अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। मध्य प्रदेश के सागर में लगातार बारिश से कई घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खेल परिसर तालाब बन चुका है। गलियां नाले में बदल गईं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये दमोह की बताई गई। एक उफनते नाले में 2 बाइक सवार बाइक सहित बह गए, जिसकी तस्वीरें सामने आई। गनीमत रही कि कुछ दूरी पर दोनों बाइक सवार किनारे लग गए और लोगों ने उन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश किस कदर तबाही मचा रही है, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वाटरफॉल से प्रचंड वेग से पानी बह रहा है। पानी का ये प्रचंड वेग मानो सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। बालाघाट जिले में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। भीमगढ़ बांध का पानी छोड़े जाने से वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए निचले इलाके को खाली करवाया जा रहा है। वहीं किसानों की फसल भी पानी में डूब गई। दिल्ली एनसीआर में हुई आज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया और इस वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें झेलनी पड़ी। मॉनसून का जोर दिखाती ये तस्वीरें दिल्ली और एनसीआर से आई, जहां एक तरफ तेज बारिश गर्मी से राहत लेकर आई, लेकिन मुसीबत का सबब भी साबित हुई। बारिश के बाद सड़कों में भारी जलभराव देखने को मिला। मॉनसून में दिल्ली की बिगड़ती सूरत दिखाती ये तस्वीर जखीरा इलाके से आई, जहां अंडरपास बारिश के पानी में डूबा नजर आया। तालाब बने अंडरपास को किसी तरह लोग पार करते नजर आए। दिल्ली में बारिश से जगह जगह जाम की तस्वीरें भी सामने आई। आईटीओ समेत कई इलाकों में सड़कों में जलभराव होने से ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें नोएडा में भी देखने को मिली। बारिश से सड़कों पर जाम लगा रहा। नोएडा में कई जगह तो सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। नोएडा में बारिश से बिगड़े हालात की ये तस्वीरें नोएडा सेक्टर 62 की है, जहां बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में 3 मंजिला फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में ये आग कैसे लगी इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ ही देर में आग ने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद फैक्ट्री से आग की लंबी लंबी लपटें निकलती दिखाई दी, जबकि आसपास के इलाके में काला धुआं फैल गया। बताया गया कि आग इतनी भीषण थी कि आसपास की फैक्ट्रियों में भी उसके फैलने का खतरा मंडराने लगा। हालांकि आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई।
काफी देर की कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय वहां कई मजदूर मौजूद थे, लेकिन बताया गया कि आग भड़कने से पहले ही सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक एकेडमी के डायरेक्टर पर छात्राओं को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप लगा है। एकेडमी की छात्राओं के इन आरोपों के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता एकेडमी के बाहर इकट्ठा हो गए और एकेडमी के डायरेक्टर का पुतला फूंकने लगे और सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने एकेडमी के डायरेक्टर समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। छात्राओं ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि एकेडमी की डायरेक्टर उन्हें इस्लाम धर्म कैसा है और उसकी खूबियां और उसके बारे में जानने के लिए कहती है और इस्लाम धर्म में शादी के लिए दबाव बनाने और ब्रेन वॉश करने की कोशिश भी करती है। हमारा जो शिक्षा बताई जाती है, हमें शिक्षा में पढ़ाया जाता है, उसमें बीच बीच में हमें ये सारी चीजें सिखाई जाती है कि इस्लाम धर्म कैसा है, इस्लाम धर्म की खूबियाँ क्या क्या है, आप उसके बारे में जानो, इस्लाम धर्म की क्या क्या खूबियाँ है। हमें बताया जाता है कि अगर इन फ्यूचर आप शादी भी करते हो, कुछ भी करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब घर वाले मान जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है।